आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और अनेकों अनेक शुभकामनाएं भाई। सर आपको भी। अभिलाषा जी, शालिनी जी, शीतल जी, आकांक्षा, प्रिया। लेकिन मैं इंतज़ार में था कि आप लोगों का बधाई संदेश मिलेगा मुझे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट में इसको निपटा दिया। हेलो। तो शॉर्ट में नहीं, हाँ। सर बहुत शब्द नहीं थे, जितने शब्द समझ आ रहे थे उतने में अच्छा। अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। चलिए, अच्छी बात है भाई। हेलो। तो कल हम लोग हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे, समाप्त तो नहीं हो पाया था। तो अलाउद्दीन के विषय में बस थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बता दें कि क्या उसके विजयों को मैंने लिखा दिया था? नहीं सर, विजयों के बारे में बता रहे थे अभी आप, लेकिन बता रहे लिखवाए थे। नहीं थे। अच्छा अच्छा। जी। और तो दक्षिण विजय आपने वो बताया है, दक्षिण हाँ, विजय कल आपने लिखवाया था पांड्य राज तक, अच्छा अच्छा। वही लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो एक बार विजयों के क्रम में थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि उसके सन के विषय में पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको हेडिंग डाल लीजिएगा अलाउद्दीन की विजय। तो विजय में पहली एक जो है उसने जो शुरुआत किया था, ये 1298 में उसने गुजरात की विजय की थी। गुजरात। फिर 1301 में उसने रणथंभौर की विजय की थी। फिर 1303 में उसने चित्तौड़ की विजय की। चित्तौड़ की विजय की। और 1305 में उसने मालवा की विजय की। ठीक है, ये तो आपका ये हुआ जिसको हमने आपको बताया था। ये सूत्र बना लीजिएगा, गुरु चिमा। गुरु चिमा, ठीक है। इस 1298 गुजरात पे जब आक्रमण किया इसने, तो गुजरात का शासक उस समय कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल यह गुजरात का शासक था। और इसी समय आक्रमण के दौरान यह जब पराजित होता है, तो कर्ण बघेल भागकर दक्षिण में देवगिरी के राजा के, देवगिरी के शासक के पास जाता है। ठीक है, भाग के चला जाता है। तो कर्ण बघेल की जो रानी रहती है उसका नाम है कमला देवी। कमला, ठीक है। तो इसको ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसकी मतलब कमला देवी को कैद कर लेता है और ये भागकर चला जाता है देवगिरी। ठीक है, इसी कारण देवगिरी पर उसने आक्रमण कब किया था? 1306 से 1307 में प्रथम आक्रमण देवगिरी पर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देवगिरी पर दूसरा आक्रमण इसने किया था 1311 में। देवगिरी पर दूसरा आक्रमण। ठीक है, दक्षिण भारत की विजयों के क्रम में 1309 में वह तेलंगाना पर, तेलंगाना राजधानी क्या थी? वारंगल, यहाँ पर आक्रमण किया। और फिर 1311 में वह द्वार समुद्र के होयसल पर आक्रमण किया। समुद्र के होयसल राज्य, ठीक है। यह
केवल आप एक बार क्रम से आपको बता दें, 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, ठीक है, 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा। और फिर दक्षिण भारत जब देखेंगे तो 1306-07 में देवगिरी पर, 1309 में तेलंगाना पर, फिर 1311 में आपको दूसरा आक्रमण देवगिरी पर, और फिर 1311 में द्वार समुद्र के कौशल पर आक्रमण, और फिर 1313 में जाकर 1313 में जाकर वह पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, ये 4 राज्य आपके दक्षिण भारत के हो गए। गुजरात राज्य के समय, आक्रमण के समय, उसे मलिक काफूर नामक, इसको रखिएगा, गुजरात आक्रमण के समय मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को प्राप्त करता है, खरीदता है, काफूर। ठीक है, कहाँ से खरीदता है? गुजरात के कैम्बे नामक स्थान पर, कैम्बे से, और इसको खरीदता है 1000 दिनार में। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है 1000 दिनारी, मलिक काफूर। यह अलाउद्दीन के लिए इतना लाभदायक रहा, यह व्यक्ति इतना फ्रूटफुल रहा कि दक्षिण भारत की समस्त विजयों में मलिक काफूर का ही योगदान रहा। ठीक है, और दक्षिण भारत को जीतने का उसकी जो मंशा थी वह धन प्राप्त करने की लालसा थी। ठीक है, ये प्रश्न चूंकि कमीशन के द्वारा पूछा गया था कि अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण भारत जीतने का कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य 2 हो सकते थे, एक इस्लाम का प्रचार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार, और दूसरा कि धन की लालसा। क्योंकि दक्षिण भारत को जीतने के बाद वह अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को, देवगिरी को, तेलंगाना को, द्वार समुद्र को, ठीक है, पांड्य को, वह अपने राज्य में मिलाया नहीं। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सब राज्य क्या हुए? करद राज्य, यानी कि कर देने वाले राज्य के रूप में रहे। ठीक है, तो तेलंगाना पर जब आक्रमण वो करता है तो तेलंगाना की एक कहानी ये है कि शासक तेलंगाना का रहता है प्रताप रुद्र देव। मैं इसको मिटा देता हूं। तेलंगाना के विषय में तेलंगाना पर जब आक्रमण करता है, राजधानी कहाँ है? वारंगल। शासक कौन था यहाँ पर? प्रताप रुद्र देव। ठीक है, जब यह आक्रमण के बाद जब पराजित होता है तो यह अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाता है और उस पे सोने की जंजीर डालकर वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने को पेश करता है। यानी कि सोने की मूर्ति खुद की और सोने की जंजीर उस मूर्ति पर यह डालकर अपने को आत्मसमर्पण करता है, अपने को प्रस्तुत करता है। कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। ठीक है, हाँ, गुजरात आक्रमण के दौरान जब ये 1298 में जब यह वहाँ की कर्ण भगेल जो शासक रहता है उसको परास्त करता है, तो वहाँ कमला देवी और उसकी पुत्री रहती है देवल देवी। ठीक है, पुत्री क्या है? पुत्री का नाम देवल देवी, ठीक, और कमला देवी, ये दोनों को कैद करता है। ठीक है, और इसके साथ जो है कमला देवी के साथ स्वयं यह विवाह कर लेता है, स्वयं विवाह करता है कमला देवी के साथ, और अपने पुत्र के साथ देवल देवी का विवाह कर देता है। ठीक है, ये गुजरात आक्रमण के समय ये तथ्य को ध्यान में रखिएगा। शासक कौन था? आपका कर्ण बघेल। उस दौरान वो भागकर कहाँ जाता है? देवगिरी के यादव के पास, यादव वंशी शासक रहे। ठीक है, उसके बाद उसकी पत्नी और उसकी पुत्री दोनों कैद हो जाती हैं और पुत्री के साथ अपने बेटे का विवाह कर देता है और पुत्र के साथ उसके पुत्री का विवाह करता है और कमला देवी के साथ वह स्वयं विवाह कर लेता है। ठीक है, और इसी गुजरात आक्रमण के दौरान उसे
कौन मिला था? मलिक काफूर। कहाँ से? कैम्बे नामक स्थान से। और उसको यह 1000 रुपये में इसको प्राप्त किया था। और यह दक्षिण भारत अभियान को सफल बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। ठीक है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, जब मलिक काफूर से पराजित होता है, दक्षिण भारत चूंकि रहता है, मलिक काफूर से पराजित होता है, तो यह कोहिनूर हीरा जो है जिसकी चर्चा चलती है, वह इसको भेंट किया था। किसको? मलिक काफूर। ठीक है, ये एक तथ्य को आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? विजयों का क्रम आप ध्यान में रखिएगा। किस गुर चिमा मैंने आपको बताया था, गु से गुजरात, र से रणथंभौर, और उसके बाद ची से चित्तौड़गढ़ और मा से मालवा। और चित्तौड़गढ़ की विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। उसके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र खिज्र खां। ठीक है, एक तथ्य ये दिमाग में आया। अब अलाउद्दीन की विजय हो गई, दक्षिण भारत की विजय, धन लालसा, धन प्राप्त का उद्देश्य था। और उत्तर भारत में इसने, उत्तर भारत का पश्चिम के क्षेत्र का जो विजय किया उसने गुजरात की विजय, और उसके साथ साथ राजपूताना की विजय, रणथंभौर की विजय, चित्तौड़ की विजय और मालवा की विजय इसने की। ठीक है। अब देखिए इसके सुधार, कल मैंने आपको बताया था कि इसकी बाजार व्यवस्था का कारण क्या था? बरनी के अनुसार कुछ था, और आपके वो क्या नाम, ईशामी कुछ कहता था। उसका कहना था कि बाजार को नियंत्रण करने, किसके लिए बाजार व्यवस्था लागू किया? अमीर खुसरो का कहना था कि इसने लागू किया प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए। बरनी कहता था कि इतनी विशाल सेना रखना उसकी मजबूरी थी, और विशाल सेना के रख रखाव के लिए कम खर्च लगे, इसलिए उसने बाजार व्यवस्था लागू किया। बाजार व्यवस्था लागू क्या पूरे साम्राज्य में हुआ या दिल्ली में हुआ? तो बाजार व्यवस्था पूरी तरीके से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही रहा, यह पूरे साम्राज्य में इसको लागू नहीं किया। ठीक है, तो बाजार व्यवस्था के विषय में मैंने कहा कि 4 प्रकार के बाजार उसने बनवाए थे। एक गल्ला मंडी, ठीक, या मंडी जिसे कहा जाता था। दूसरा सराय अदल कहा जाता था। तीसरा घोड़ों दासों का व्यापार था। ठीक है, घोड़े दास जहाँ पे बेचे जाते थे, पशु जहाँ बेचे जाते थे। और चौथा क्या था? अन्य छोटे छोटे वस्तुओं का बाजार था। पहले मंडी के उसमें 7 अधिनियम उसने पारित किए थे। 7 अधिनियम पारित किए। पहले में उसने वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित किया, और दूसरे में उसने गल्ला, ये मंडी का जो निरीक्षक था, ठीक है, मलिक कबूल, उसको उसने नियुक्त किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी शेष आप उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उसने जो सराय अदल नामक बाजार स्थापित किया था, सराय अदल बाजार में पहला अधिनियम, 5 अधिनियम थे। 5 अधिनियम में पहला अधिनियम क्या था कि बदायूं द्वार के भीतर सराय अदल नामक बाजार व्यवस्थापित करना। ठीक है, ये आप फैक्ट्स दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम उसके कुछ और तथ्यों पर आते हैं। पहली बात कि इसने जो राजत्व सिद्धांत इसका था, बलबन के राजत्व में मैंने आपसे कहा था कि क्या था? बलबन कहता था कि हम अफरासियाब वंश से संबंधित हैं, और अपने को नियामत ये खुदाई कहा और जिल्ले इलाही कहा, यानी कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ भी यह इसी प्रकार की इसकी राजत्व व्यवस्था थी। ठीक है, यह अपने को श्रेष्ठ समझता था। ठीक है, लेकिन इसके राजत्व व्यवस्था को अमीर खुसरो ने क्या कहा कि सूर्य के समान इसको सम्राट या सुल्तान को घोषित किया। कहा कि जिस तरीके से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पड़ती हैं और उस पर अपना अधिकार करती हैं, उसी प्रकार से सुल्तान को पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ये इसका राजत्व सिद्धांत था। और इसके बाद इसने क्या किया कि राजनीति में धर्म को शामिल नहीं किया। जबकि भाई दिल्ली सल्तनत ऐसा था कि
जो धर्म पर आधारित ही पूरा साम्राज्य था। ठीक है, इसने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसका है कि इसने राजनीति को धर्म से अलग रखा, राजनीति को धर्म से अलग रखा, यद्यपि इसने खलीफा को मान्यता प्रदान की, यद्यपि खलीफा जो इस्लाम का धार्मिक गुरु कहलाता था, खलीफा को मान्यता प्रदान की, खलीफा को मान्यता प्रदान की, यानी कि उसकी सत्ता को स्वीकारा जरूर, लेकिन वह धर्म से अपने राजनीति को संचालित नहीं किया। ठीक है, उसने अपने प्रशासन में उलेमा वर्ग का सहारा नहीं लिया, उलेमा वर्ग का सहारा नहीं लिया, और अपने राज्य को शरीयत कानून से शासित नहीं किया, शरीयत कानून से शासित नहीं किया। ठीक है, ये बातें आप अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानते रहे। ठीक है, पहली बात तो राजनीति को धर्म से अलग रखा, धर्म का जो धार्मिक गुरु रहता था वो उलेमा कहलाता था, उलेमा वर्ग को उसने हस्तक्षेप करने से, प्रशासन में अपने राजनीति में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मना कर दिया, पूरी उसकी इजाज़त नहीं थी। और फिर उसने क्या किया, शरीयत के अनुसार से धर्म को, अपने राजनीति को संचालित नहीं किया। ठीक है, यद्यप खलीफा को उसने मान्यता प्रदान किया। अब नेक्स्ट देखिएगा उसके कुछ सुधार क्या थे। सुधार के रूप में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के, तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अभी तक सल्तनत की जो जितने भी शासक हुए थे, उन्होंने भू राजस्व उनके आय का प्रमुख साधन तो था, लेकिन भू राजस्व अनुमान पर आधारित था। ठीक है, उसका कोई माप तौल नहीं होता था कि किस तरीके से खेती से कितनी उपज हो जाए। ठीक है, भू राजस्व 1/3 लिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि पहली बात कि भू राजस्व के क्षेत्र में मशाहत पद्धति को क्या कहा जाता था, माप तौल पर आधारित, माप पर आधारित। यानी कि इसने क्या किया कि पूरे सल्तनत की जो साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि थी उसकी माप कराई। ठीक है, अब माप कराने के बाद प्रति बिस्वा उपज के आधार पर 50% यानी कि आधा भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया। भू राजस्व का कितना भाग, 50। अभी तक क्या था, 1/3 भाग लिया जाता था। ठीक है, भू राजस्व का 50% या वसूल किया। ठीक है, उस समय जो कर प्रचलित थे, कर आपके थे, पहला था एक जजिया, दूसरा था ज़कात, तीसरा था खुम्स और चौथा था खराज और पांचवा था उश्र। ठीक है, ये 5 प्रकार के कर, ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। जजिया क्या था, जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, इसे धार्मिक कर नहीं माना जाता था, यह गैर धार्मिक कर में आता था। धार्मिक कर उसे सल्तनत में माना जाता था जो इस्लाम धर्म को मानने वालों पर आरोपित किया जाता था, वो धार्मिक कर कहलाता था। ठीक है, यानी कि यह जो है मुसलमान, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, गैर
मुसलमानों से लिया जाने वाला या वसूल किया जाने वाला गैर धार्मिक कर था। गैर, ठीक है। अब यह किससे वसूल किया जाता? हिंदुओं से यह वसूल किया जाता था, और हिंदुओं में भी यह बच्चों से, वृद्ध से, स्त्रियों से, अपाहिजों से या पागल व्यक्तियों से वसूल नहीं किया जाता था। ठीक है, ये 5 प्रकार के व्यक्तियों से यह वसूल नहीं किया जाता था। दूसरा था जकात। यह जकात नामक जो कर था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, यह उनकी आय का 40%, ठीक है, उस प्राप्त किया जाता था। ठीक है, और यह जकात सिर्फ किससे लिया जाता था? यह मुसलमानों से, मुसलमानों की धर्म में की वृद्धि के लिए। ठीक है, इसके बाद खुम्स एक कर था। खुम्स कर को ये लूटपाट वाला भाग रहता था। अगर किसी क्षेत्र पर आक्रमण किया, आक्रमण के दौरान वहाँ की संपत्ति को जो लूटा जाता था वह खुम्स कहलाता था। ठीक है, खुम्स में क्या किया जाता था? अभी तक उसका 1/5 भाग और 4/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग क्या करता था? यह किसको मिलता था? यह सल्तनत मतलब सम्राट को दिया जाता था, सम्राट। और 4/5 भाग जो है वह सैनिकों में दिया जाता था। ठीक है, इसने इसको पलट दिया। सल्तनत के 2 सुल्तानों ने खुम्स में 4/5 भाग स्वयं लिया और 1/5 भाग सैनिकों को दिया। ठीक है, 4/5 भाग स्वयं लेने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये ध्यान रखिएगा। खुम्स का ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी कई बार पूछा जा चुका है। खुम्स का 4/5 भाग वसूल करने वाला सुल्तान कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके पहले और सुल्तानों ने या इसके बाद के सुल्तानों ने क्या किया था कि 1/5 भाग स्वयं लिया था और 4/5 भाग सैनिकों को प्रदान किया था। ठीक है, लेकिन इसने जस्ट उल्टा कर दिया। खराज नामक जो कर था, खराज, ठीक है, यही भू राजस्व कहलाता था। भू राजस्व कहलाता था। ठीक है, यह कितने प्रतिशत लिया गया? 50% लिया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन ने 2 कर और लगाए, एक करी और दूसरा चरी। ठीक है, करी जो कर था, घरी, यह कर घरों पर लगने वाला कर था। घरों पर लगने वाला कर। ठीक, और चरी जो था वह चारागाहों पर लगने वाला कर था। चारागाहों पर लगने वाला कर। ठीक है, ये 2 प्रकार के कर, नवीन कर इसने दिए। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। भू राजस्व कितना लिया गया? 50%। ठीक, इसके अलावा कौन सा कर लिया गया? करी और चरी, घरी और चरी। घरी क्या? घरों पर लगने वाला, और चरी जो है चारागाहों पर लगने वाला या दुधारू पशुओं पर लगने वाला एक कर था। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन की 2 विशेष योजनाएं थी। एक योजना इसका था नवीन धर्म चलाने का, नवीन धर्म चलाने का। ठीक है, और दूसरी योजना थी क्या है? सिकंदर की तरह संपूर्ण धरा पर विजय। ठीक है, विश्व विजय की यह कामना लेकर चल रहा था। विश्व विजय, यह 2 नवीन योजना थी। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया? सिकंदर ये शानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ये शानी की उपाधि धारण। ठीक है, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा गया।
वीर सिकंदर। ठीक है, यह नवीन धर्म चलाने की योजना इसने अपने एक दिल्ली के कोतवाल थे अलाउल मुल्क, उनका नाम था। ठीक है, उनका नाम क्या था? अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क। इनके कहने पर इस योजना का इसने परित्याग कर दिया था, इसको छोड़ दिया था, इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया और विश्व विजय की कामना को भी इसने त्याग दिया था। और लेकिन सिकंदर शानी की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग हमको बता दें कि मेरे द्वारा कही गई बातें अच्छी तरीके से आप तक पहुंची? जी सर। और बोर्ड पे स्पष्ट दिखाई दिया? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक, आगे एक तथ्य और इसका ध्यान में रखिएगा, फिर प्रशासन में कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि प्रशासन में इसने क्या क्या और सुधार किए थे। ठीक है, दीवानी मुस्तक राज की स्थापना किया था। ठीक है, और इसके अलावा इसने जो है अमीर हसन देहलवी और दूसरा अमीर खुसरो, इन दोनों को इसने जो है विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और इसका जब वास्तुकला मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसने एक अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ कराया? कुतुब मीनार के जस्ट सामने, और कुतुब मीनार से बड़ा उसको बनाने की योजना थी, लेकिन वह योजना पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा और भी इसके निर्माण कार्य थे, लेकिन मैं जब उसको सल्तनत की वास्तुकला में पढ़ाऊंगा तब उसमें उसको ले जाऊंगा। ठीक है, और प्रशासन में जब पढ़ाऊंगा तब इसके पूरे आपके विभागों के विषय में और कौन सा विभाग किसने स्थापित किया था इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब इसी जगह अलाउद्दीन को समाप्त करते हैं। अलाउद्दीन के बाद जो दूसरा शासक हुआ, वह दूसरा शासक कौन था? उस दूसरे शासक का क्या नाम था? कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो शासक हुआ था। और उसके बाद आपके जो शासक हुए एक खुसराव, मलिक खुसराव, और मैंने आपको इसके पहले जरा लिखाया था, आप थोड़ा बताइए कि कौन से शासक, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा। इसको मैंने लिखाया था आपको, हाँ ठीक ठीक। इसके बाद जो शासक हुआ वो शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर। ठीक, फिर इसके बाद जो शासक हुआ वो मुबारक खिलजी, और फिर इसके बाद क्या हुआ? खुसरो शाह। ठीक है, अब समझ लीजिए कि 1316 में अलाउद्दीन गया और 1316 से लेकर 1320 के बीच में ये शासक हुई। शिहाबुद्दीन उमर जब शासक बना, ठीक है, तो इसको जो है इसके भाई मुबारक खिलजी ने इसको परास्त कर इसकी हत्या कर देता है। यह कुछ महीनों के लिए शासक बना था शिहाबुद्दीन उमर। उसके बाद मुबारक खिलजी सुल्तान बनता है और मुबारक खिलजी की बाद जो है खुसरो शाह सुल्तान बनता है। मुबारक खिलजी के विषय में एक सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, इसने जो है यह बरनी के अनुसार कि पूरे दरबार में यह नंगे घुमा करता था। ये बहुत बड़ी इसके विषय में रहता था कि यह पूरे दरबार में, मुबारक खिलजी के विषय में, पूरे दरबार में
दरबार में कभी कभी नग्न घूमा करता था। कैसे कैसे शासक रहते थे, है ना, करता था। ठीक है। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो खलीफतुल्ला, उपाधि क्या थी, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण कर। बस इसके विषय में आप इतना दो ही चीज इसके बारे में जानते रहिए, मुबारक शाह, मुबारक खिलजी के विषय। उसके बाद खुसरो शाह था। खुसरो ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, पैगंबर के सेनापति। ठीक है, दो उपाधियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो उपाधियां इसकी महत्वपूर्ण है। यह क्या था, खलीफतुल्ला यानी कि खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि। ठीक है, और इसने जो उपाधि धारण की थी वो पैगंबर की सेनापति। अब इसके बाद के 1316 से लेकर 1320 के बीच में सिर्फ दो शासक के बारे में हमको और दो बिंदुओं पर सिर्फ जानकारी रखनी है। मुबारक शाह खिलजी या मुबारक खिलजी क्या खलीफतुल्लाह की उपाधि या खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपने को माना है, और यह कभी कभी दरबार में नग्न घुमा करता था। ये था। दूसरा क्या था कि खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका सल्तनत में वंश आता है वह कौन आता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वह 1320 से लेकर 1414। ठीक, इसके शासकों के विषय में मैंने बताया था। अब एक एक शासक, पहला जो महत्वपूर्ण शासक या तुगलक वंश की जिसने स्थापना की उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। टाइम पीरियड इसका है 1320 से लेकर 1325 तक। ठीक है, इसने क्या किया कि पहली बात तो अलाउद्दीन के समय में जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं को इसने उलट दी। ठीक, उसके समय पहला क्या था कि उसने ज़मीन की पैमाइश कराई मशाहत पद्धति से। ठीक है, माप जोख करवाया और उसके आधार पर इसने उपज निर्धारित किया कर के रूप में। इसने इसको पलट दिया। पहला कार्य क्या था, मशाहत के स्थान पर, मशाहत के स्थान पर क्या किया इसने, जो अनुमान के आधार पर कर लिया जाता था, ठीक है, उस पद्धति को इसने लागू किया। मशाहत के स्थान पर अनुमान के आधार पर कर लेने का निर्देश जारी किया। ठीक, दूसरा इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने जो अमीरों की जमीन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था उस अमीरों की जमीन को वापस कर दिया। अमीरों की जागीरों को वापस किया, वापस। तीसरा कार्य इसने क्या किया कि कहा कि आपके भू राजस्व में जो वृद्धि होगी वह 1/10 से लेकर 1/20 या 1/20 से लेकर 1/10 भाग तक ही उसकी वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्येक वर्ष इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं करते। यानी कि भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि 1/20 से लेकर 1/10 भाग
तीन इसके किस पे, राजस्व से संबंधित तीन निर्णय आपको लगे। एक जागीरों की, अमीर की जागीरों को वापस किया इसने, मशाहत के स्थान पर जो अनुमान के आधार पर कर लेने का निर्देश दिया, और भू राजस्व में वृद्धि क्या कहा, 1/20 से लेकर 1/10 भाग तक ही किया जा सकता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए पहली बार अगर किसी सुल्तान ने नहर बनवाया तो वह कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण, नहरों का, ठीक। इसके अलावा इसने क्या किया, डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया, डाक व्यवस्था को प्रारंभ। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को, यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। वो बंद हो गया।